नमस्कार दोस्तों, मैं नवलाल सर एम्बिशन ट्यूशन सेंटर मुगावा से। आज क्लास 10th के लिए मैं बहुत शानदार साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बहुत जबरदस्त है। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है, साइंस क्लास 10th साइंस यानी कि साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ और बहुत जबरदस्त। हमेशा यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आता है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, हम प्रतिदिन 7 बजे आपके सेवा में रहेंगे, एक से एक ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक, चलिए आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है आप जानते होंगे कि ये जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? बी होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं और वो 2 नियम क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया हम तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं। आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। किसी को कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एफ बराबर यानी कि एफ बराबर r/2 ये कहां तक सत्य है और किसमें सत्य है? ठीक है, कहां तक सत्य है और किसमें सत्य है? तो बोल रहा है अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में कि दोनों में कि समतल दर्पण में। समतल दर्पण में तो नहीं होगा, समतल दर्पण में होबे नहीं करेगा, लेकिन अवतल दर्पण में रहता है r बराबर 2f और उत्तल दर्पण में भी रहता है r बराबर 2f। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक, चलिए उसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है मेरे भाई? फटाफट बताइए, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? दिखाई दे रहा है? दर्पण की चौड़ाई को फोकस कहा जाता है कि द्वारक कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा द्वारक। क्या? द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? माने किस माध्यम में प्रकाश सबसे अधिक गति करती है? ठीक है, किसमें अधिक होती है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो देखिए हीरा में तो नहीं होगा, शीशा में भी नहीं होगा, जल में भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट हमारा आंसर हो जाएगा हवा। हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितना होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आप लोग जानते होइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आया। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप इसे एकदम गौर से देखिएगा। कह रहा है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है भाई, एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने के लिए जरूरत है। क्या मापने के लिए जरूरत है? इसको मापने के लिए क्या जरूरत है मेरे भाई? आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा यह फंसाने वाला क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं। देखिए कह रहा है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, बात सही है कि दर्पण कहाँ है और पर्दा कहाँ है, ये भी सही है। ठीक, फिर कह रहा है दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ये भी सही है। और उसके बाद में है ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। किसी को दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप देखते हैं कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा लेंस कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? चलिए आप लोग उत्तर बताइए, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो यहाँ पे दिया है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस को हम क्या बोलेंगे? अपसारी। अपसारी लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस को अभिसारी, इसे अभिसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? इसे अभिसारी लेंस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, किसी को दिक्कत? चलिए उसके बाद देखते हैं अगला नंबर। कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। माने सदा होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए मेरे भाई
कह रहा है यहाँ पे वास्तविक, वास्तविक तो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। आभासी और सीधा, वास्तविक, वास्तविक जहाँ है वहाँ काट दीजिए, फिर उसके बाद में उल्टा है वहाँ काट दीजिए। देखिए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा और काल्पनिक ही होता है। कैसा होता है? सीधा और काल्पनिक और बराबर होता है। इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? आभासी और सीधा। समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस दर्पण के प्रतिबिंब को, माने इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं मेरे भाई सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप गौर से इन क्वेश्चनों को देखिएगा और क्वेश्चन बैंक से जाकर के मिलाइएगा, एकदम हुबहू क्वेश्चन आया है ये सब, ठीक है। चलिए कह रहा है कि आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। आंख किस तरह का व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसमें दिया है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो इसमें दर्पण का नामो निशान अबे नहीं करेगा। हम लोग का जो आंख है इसमें उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दर्पण अबे नहीं करेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या किसको दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? हम लोग का जो आंख है इसमें किस तरह का लेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए किस तरह का लेंस पाया जाता है। कह रहा है उत्तल लेंस पाया जाता है कि अवतल लेंस पाया जाता है कि वलयाकार पाया जाता है कि इनमें से कोई नहीं पाया जाता है? कौन सा लेंस पाया जाता है? तो सब लोग जानता है कि जो हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। उत्तल लेंस, हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन एकदम जबरदस्त है। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बताइए आप लोग कमेंट में किस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है। इसमें दिया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं। कॉर्निया पर तो नहीं बनता है, ठीक है, कॉर्निया पर नहीं बनता है। परितारिका पर भी नहीं बनता है, लेकिन इसका एक और नाम है आइरिस, आइरिस, इस पर भी नहीं बनता है। अब पुतली पर भी नहीं बनता है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इसको हम बोलेंगे रेटिना, 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 इसे हम लोग रेटिना भी बोलेंगे। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? कौन सा संबंध क्या है? सत्य है। हम देखेंगे v बराबर, यहाँ पर दिया है v बराबर आई बटा आर, आई बटा आर, v बराबर, फिर दिया है v बराबर आर बटा आई, फिर यहाँ पे दिया है v बराबर आई आर, यहाँ पर दिया है आई आर स्क्वायर। इसमें कौन आपको संबंध सही दिखाई दे रहा है आपको? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, v बराबर आई आर। ओम के नियम पढ़े होइएगा आप लोग, v बराबर आई आर, ठीक है। सब गलत है, सब गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? इसमें से विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? कौन सा इसमें से जो फॉर्मूला है कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? यानी कि आई आर, आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, वी स्क्वायर आई, वी आई स्क्वायर। बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए सब लोग, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है। कैलोरी हो भी नहीं करेगा, ताप हो भी कहीं में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। क्या हो जाएगा? जूल। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
आवेश का एसआई मात्रक, सब लोग जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब होता है। कमेंट में बताइएगा वोल्ट का एसआई मात्रक, उसके बाद में एम्पियर किसका एसआई मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक, एम्पियर। चलिए उसके बाद देखते हैं विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए वोल्ट नहीं होगा, जूल प्रति सेकंड नहीं होगा, जूल घंटा नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को मोटर का हम कहबे नहीं करेंगे, उसके बाद में एमीटर कहबे नहीं करेंगे, गैल्वेनोमीटर कहबे नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। क्या हो जाएगा? जनित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए, बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक क्या है? अल्पमापांक क्या है? तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण होती है। जब हम लोग का घर में देखिए तार में जब 2 तार सटता है एक साथ तो शॉर्ट सर्किट लगता है। ठीक है, क्या होता है? शॉर्ट सर्किट लगता है, तो आग पकड़ लेता है। शॉर्ट सर्किट लगने से क्या होता है? आग पकड़ लेता है। तो देखिए फ्यूज के तार से कि शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। नहीं कहता है लोग कि घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, हाँ घरों में शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है, तो इसे हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? पहले जी नींद आ रहा है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताइए आप लोग कि अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो देखिए एनोड नहीं भाई, कैथोड ये भी नहीं, इनमें से सभी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 21। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? जो फ्यूज रहता है थोड़ा सा अधिक मात्रा में अधिक अगर धारा प्रवाहित होने लगता है तो वह फ्यूज क्या होता है? जल जाता है। तो वही फ्यूज किस कह रहा है कि जो विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है। आप लोग जानते हैं कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव होते हैं? 3 प्रभाव होते हैं। एगो उष्मीय प्रभाव होता है, रासायनिक प्रभाव होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। तो देखिए क्या क्या दिया है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें चुंबकीय का कोई बात नहीं है, रासायनिक का कोई बात नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 21। किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चलिए और है बहुत शानदार क्वेश्चन ये भी है कि जो किसी विद्युत धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? चुंबकीय क्षेत्र कैसी होती है? चलिए ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए आप लोग, ऑप्शन बताइए। पहली नींद आ रहा है? चलिए कह रहा है कि शून्य होता है। नहीं भाई शून्य नहीं होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है। नहीं भाई घटता नहीं है। कह रहा है इसके सिरे की आगे जाने पर बढ़ता है। नहीं भाई बढ़ता भी नहीं है। यह सभी बिंदुओं पर एक समान रहता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर एक समान रहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? हम लोग को ऊर्जा किस चीज से प्राप्त होती है और सभी को किस चीज से प्राप्त होती है? तो देखिए कोयला से तो नहीं हो सकती है, थोड़ा देर के लिए होती है। जल से भी नहीं हो सकती, परमाणु से भी नहीं हो सकती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से हम लोगों को भरपूर ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या आवश्यक है? सिलिकॉन आवश्यक है? नहीं भाई। कोडियम आवश्यक है? नहीं भाई। एल्युमिनियम आवश्यक है?
एल्युमिनियम आवश्यक है नहीं भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। क्या हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा अगर प्राप्त करना हो तो किससे प्राप्त होगी? यूरेनियम से। किससे प्राप्त होगी? यूरेनियम से। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? ये एकदम झकास क्वेश्चन है, ये तो आगे करेगा, न आने का सवाल नहीं है। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, हाइड्रोजन है, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड है, कौन है इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मेथेन, CH4। इसे क्या बोलेंगे? मेथेन। इसे क्या बोलेंगे? मेथेन, CH4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग, यानी कि वेग कह रहा है, न्यूनतम वेग कितना हो जाए? जो पवन चक्की चलता है तो उसका वेग कितना होना चाहिए? ठीक है, वेग कितना होना चाहिए? 20 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा या 40 किलोमीटर पर घंटा? आप लोग बताइए। अच्छा, लोग आंसर दे रहा है 15 किलोमीटर पर घंटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कौन ऊर्जा है? नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा जानते हैं, जो पुनः पूर्ति की जा सके उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। आज इसका पुनः पूर्ति नहीं किया जा सके, यानी कि पुनः उपयोग नहीं किया जा सकते, एक बार अगर उपयोग में लाया जाए उसके बाद नष्ट हो जाता है, उसे अनवीकरणीय कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? कोयला है? कोयला नहीं है। पेट्रोल है? सौर ऊर्जा है? प्राकृतिक गैस है? नहीं। ये जो है जीवाश्म ईंधन, ये तो है अनवीकरणीय, ये भी है अनवीकरणीय, ये भी है अनवीकरणीय। तो हमारा नवीकरणीय कौन हो जाएगा? हमारा नवीकरणीय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, अगर कोयला के एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, पुनः पूर्ति नहीं होगा। पेट्रोल को एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस को एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा ऐसा है कि जो कल फिर प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, क्या है? ह्रास कहलाता है। चलिए आप लोग ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, क्या कहलाता है? ह्रास क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहलाता है? दिखाई दे रहा है? आंसर दीजिए, क्या कहलाता है? देखिए, उपचयन कहलाता है कि अपचयन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए, जब ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन का योग होगा यानी कि ऑक्सीजन जुटेगा। ठीक है, ऑक्सीजन यदि जुटेगा तो हम लोग उपचयन कहेंगे, यानी कि ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। आज जब हाइड्रोजन का क्या होगा कि अलगाव होगा, ठीक है, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का अलगाव होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए, लंबा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं है। कल मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है? क्या होता है बताइए? ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है? ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है? चलिए बताइए आप लोग, ऑक्सीकरण होता है या अवकरण होता है? चलिए काट लीजिए, नींद लग रहा है, कमेंट तो आ ही रहा है लोग का जबरदस्त। चलिए बता रहा है लोग कि उपचयन होता है, उपचयन होता है। चलिए एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? उपचयन ही होता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? सभी लोग जानता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए आप लोग, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है? बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। श्वसन क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का अभिक्रिया है? बताइए लोग, चलिए बताइए। अवक्षेपण है कि ऊष्माक्षेपी है कि ऊष्माशोषी है या संयोजन है? क्वेश्चन नंबर 31, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 31।
अच्छा, लोग बी बता रहा है, कह लीजिए बी बता रहे हैं, एकदम सही सही बता रहे हैं, यानी कि पढ़ रहा है लोग। चलिए ऑप्शन नंबर बी है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है इतना अभिक्रिया करेगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो अभिक्रिया करके बनाएगा। क्या बनाएगा? देखिए सिल्वर, उसके बाद में क्लोराइड। सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए? सूर्य के प्रकाश में जो अभिक्रिया होता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है बताइए? बताइए कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, उसमें क्षेपी हो रहा है, अपघटन हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। कौन अभिक्रिया हो रहा है बताइए? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उस समय कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपघटन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी, 32 के ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद देखते हैं, फिर कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया है रिएक्शन, रिएक्शन यहाँ पे दिया है, ठीक है। यानी कि जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो ये पदार्थ बन रहा है, तो इस अभिक्रिया में यहाँ जो है ये श्वेत अवक्षेप बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जो अवक्षेप बन जाए, ठीक है, क्या हो गया? जो अवक्षेप बनकर पेंदी में बैठ जाए उसको हम क्या कहते हैं? मान लेते हैं कीचड़ ले ली, कीचड़ और उसके बाद में पानी है, उसको मिलाइएगा मिलाइएगा और छोड़ दीजिएगा तो नीचे बैठ जाएगा कीचड़, कीचड़ नीचे बढ़ जाएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? अवक्षेप अभिक्रिया कहेंगे, अपघटन कहेंगे, विघटन कहेंगे, कि अपघटन कहेंगे, कि संयोजन कहेंगे? बताइए जल्दी बताइए आप लोग। 33 का, 33 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। जो ये है ना, क्या होगा कि जो दही जैसा गाढ़ होता है वो पेंदी में बैठ जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कितना? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है वे सभी पदार्थ क्षार कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो देखिए हाइड्रोक्सिल आयन, उसके बाद में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोनियम आयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, कह रहा है, देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। वैसे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है कहे जाते हैं। जो उदासीनीकरण करके बनाएगा उसे क्या कहे जाते हैं? चलिए बताइए जी, बताइए। सामान्य लवण कहेंगे, अम्लीय लवण, कि क्षारीय लवण, इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सामान्य लवण। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? बताइए लाल से नीला करता है, कौन सा पदार्थ हो सकता है जो लाल से नीला कर दे? चलिए बताइए ऑप्शन नंबर। लाल से नीला कर दे, एक नीला से लाल करता है, लाल से ही नीला बोल रहा है। क्या कर रहा है? लाल से नीला। तो यौन करता है कि क्षार करता है कि लवण करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है? चलिए बताइए 36 का, 36 का बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? क्षारक विलयन को दर्शाता है। चलिए एक बात बताते हैं, देखिए अम्लीय विलयन का विलयन का पीएच मान अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है कि कम होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम, ठीक। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। और क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। उसके बाद में 7 किसका होता है? 7 उदासीन विलयन का होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। क्षारीय विलयन का कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का कितना होता है? 7 से कम होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये क्षारीय विलयन का है। क्षारीय विलयन का पीएच मान उदासीन का है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर 0 से 7 के बीच हो, 0 से कितना हो? 7 के अगर बीच हो तो उसे अम्लीय हम लोग कहेंगे। और उसके बाद 7 से 14 तक हो, 7 से 14 तक हो, उसे हम लोग क्षारीय कहेंगे। लेकिन अगर कितना हो? सिर्फ 7 हो, उसे क्या कहेंगे? उदासीन कहेंगे। तो कह रहा है कि जो कौन सा मान क्षारक विलयन को दर्शाता है? तो बताइए इसमें क्षारक विलयन को कौन दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि 7 से अधिक।
ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 38। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। नीले लिटमस घोल को लाल बनाते हैं, जिसका स्वाद खट्टे होते हैं, तो खाटा होगा तो इसका मतलब कि अम्ल होगा। और क्या करता है कि जो नीले लिटमस पत्र को लाल बना देता है, तो लाल बनाने का काम कौन करता है? 38 के बताइए, 38 का आंसर, 38 का आंसर बताइए जल्दी। 38 का क्या होगा? यानी कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल कर देता है। तो इसका मतलब है लवण तो होगा नहीं, इसमें लवण होगा नहीं, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ा दिया है का? कर रहा है पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं, तो अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो वह क्या है? ठीक है, वह क्या है? तो लवण तो नहीं होगा, क्षार हो जाएगा, अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद में देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। कही था सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए, सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaZnO, Na2ZnO, NaZnO2, उसके बाद में Na2ZnO2। चलिए बताइए जल्दी जल्दी बताइए, देख रहे हैं कमेंट कौन कौन बता रहा है, जल्दी जल्दी। 39 नंबर बताइए। सोडियम जिंकेट, सोडियम भी है और जिंकेट है, ठीक, Zn, सोडियम जिंकेट ZnO, सोडियम जिंकेट, बताइए कौन होगा? फटाफट बताइए तो। चलिए बताइए क्या है? चलिए सब लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? क्या है? सुचालक है। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो सुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो बताइए इसमें सुचालक कौन है? ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर तो होबे नहीं करेगा, हीरा भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? देखिए उपधातु 7 गो उपधातु होता है, और इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, न रहने का सवाल नहीं है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो देखिए करा है ApCuNiSb, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपधातु 7 गो होता है, सबको याद कर लीजिएगा, ठीक है, 7 होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, अब क्वेश्चन नहीं है, 41 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 41 क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन है ये एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आप लोगों से हम यही आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को आप बार बार देख लीजिएगा, और नहीं तो ये कॉपी पर लिख लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन होगा। ये तो पहला सेट है, साइंस का पहला सेट है। इसी तरह के बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और एकदम दबा कर शेयर कीजिएगा। हम प्रतिदिन मिलेंगे आपसे 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।